पहले 6 फुट के घूंघट में रहती थी, अब एकदम से उसका घूंघट उखाड़ते हैं और बड़े बड़े पोस्टर और बैनर पे उसकी तस्वीर लगाने का काम करते हैं। क्या इस तरह से हम अपनी महिला जाति को सशक्त कर पाएंगे? क्या इस तरह से हम महिलाओं को राजनीति में भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित कर पाएंगे? जिस तरह से हम परम पूज्य बाबा साहब के अनुयायी नहीं बन पाए, उसी तरह से हम भगत सिंह के भी अनुयायी नहीं बन पाए। हम भक्त तो बन गए हैं लेकिन अनुयायी नहीं बन पाए, क्योंकि अनुयायी बनने का मतलब है उनकी विचारधारा को पढ़कर उनके आगे बढ़ाने का काम करना। अगर वही पैसा बचाकर आप अपने बच्चे की पढ़ाई पर लगाओ तो मैं गारंटी से कहती हूँ आज कि आपके बच्चे आने वाले समय में इस देश के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे, यहाँ तक इस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन बच्ची बेटा देख चंदा मामा निकल गया, क्या बोलती है कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। लेकिन जब करवा चौथ जैसी रूढ़िवादी परंपराएं आती हैं तो आप उसी चांद को, उसी भाई को पति के रूप में छन्नी में से देखती हैं, तो कैसा दोहरा मापदंड, कैसा मेरी आवाज आपसे ज्यादा है। जय भीम, जय भीम। बहुत खूब साथियों, जब जब जय भीम की बात आती है तो एक क्रांति पैदा होती है, एक विचार पैदा होता है, एक आंदोलन पैदा होता है और इन जैसे बहुत सारे महान पुरुष पैदा होते हैं और आप जैसे बहुत सारे योद्धा और वीरांगनाएं पैदा होती हैं। तो जब भी जय भीम की बात आए तो जय भीम हमारे दिमाग से नहीं बल्कि हमारे दिल से निकलना चाहिए, ताकि पता चले कि हाँ, हम उन सूरवीरों की औलादें हैं जिन सूरवीरों ने इस देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। और यहाँ पर मेरी मातृशक्ति बहुत भारी संख्या में बैठी है, तो एक बार मैं पुरुष साथियों से आग्रह करूंगी कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, क्योंकि राजस्थान की धरा पर मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। पिछले 2 साल पहले भी आपके सरदार शहर में इसी तरह का भव्य कार्यक्रम हुआ था। डूंगरगढ़ में भी मैंने कई कार्यक्रम किए, मकराना में भी किए, कोटा बूंदी में भी किए। लेकिन जितनी खुशी मुझे आज यहाँ पर आकर हो रही है, मैं आपको अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती, क्योंकि उसका एक कारण है। बाबा साहब अक्सर कहा करते थे, मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी शिक्षित है और कितनी जागरूक है। तो आज सावरकर गांव की महिला ने जता दिया है कि वो शिक्षित भी है और जागरूक भी है, क्योंकि उसका जीता जागता प्रमाण रात के 11 बज चुके हैं और आज भी उनकी उपस्थिति यहाँ पर सराहनीय है। और जितना अच्छा अनुशासन यहाँ पर देखने को मिला है, तो मैं अपनी मातृशक्ति के लिए जरूर कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि जागो उठो खड़ी हो जाओ, जागो उठो खड़ी हो जाओ, चाहे अपने शीश कटाओ, अपने हक अधिकारों के लिए सही मायने में अगर ना मिले तो इन पुरुष साथियों से भले लड़ जाओ, पुरुष साथियों से भले लड़ जाओ। लेकिन जरूरत है हमें शिक्षित होने की। और बाबा साहब ने कहा था कि मैं शिक्षित व्यक्ति उस व्यक्ति को नहीं मानता जो अपने दुश्मन की पहचान नहीं करता। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि लगातार इस देश में हमारे समाज की बहन बेटियों पर अत्याचार शोषण हो रहे हैं। और जब भी अत्याचार शोषण होते हैं तो जाति देखकर नहीं होते, धर्म देखकर नहीं होते, बल्कि नारी को कमजोर और अबला समझा जाता है। तो आपको बनना है झलकारी बाई जैसा, जिस झलकारी बाई ने अंग्रेजों के नाकों चने चबा दिए थे। तो नारी चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। जब एक महिला एक पुरुष को पैदा करके स्वाभिमान जता सकती है कि एक पुरुष को पैदा करने वाली महिला है, तो फिर आज महिलाएं अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझती हैं। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी कि एक महान पुरुष ने बहुत खूब कहा है कि एशेन विद्या न तपो न दानम, एशेन विद्या न तपो न दानम, ज्ञान न शीलम गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके भूवि भार भूखा मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। अर्थात आज के समय में जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, जो तप नहीं करते, जो दान नहीं करते, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, वो इस पृथ्वी पर घूमते तो है लेकिन मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति विचरण करते हैं। तो ये आपको सोचना है, क्या आज आपको मनुष्य के रूप में विचरण करना है या फिर पशुओं के रूप में विचरण करना है। मुझे विषय दिया गया है कि सामाजिक कुरीतियों पर बोलना है, महिलाओं के लिए बोलना है। तो सबसे पहले मैं अपनी महिला जाति पर आती हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, कुछ सवाल मेरे पुरुषों से भी रहेंगे, क्योंकि मैं भाषण देने नहीं आई हूँ,
भाषण रोज हम दे देते हैं, लेकिन आज कुछ विचारों का आदान प्रदान करूंगी और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आप महिलाएं एक बार इधर देखिए पुरुषों की तरफ। आपको किसी के सर पे कोई कपड़ा दिखाई दे रहा है? किसी का घूंघट दिखाई दे रहा है? अब आप पुरुष देखिए एक बार इधर, जितनी भी महिलाएं यहाँ पर विवाहित बैठी हैं, सबने घूंघट धारण कर रखा है। आखिर क्यों? अब मैं महिलाओं से ही पूछती हूँ, क्या बाबा साहब को जानती है या बाबा साहब को मानती है? बताइए मुझे, जानती है या मानती है? दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी तो हो जाते हैं लेकिन कभी भी उनके अनुयायी बनने का प्रयास नहीं करते। इसलिए सोच समझ कर जवाब दीजिए, क्या आप बाबा साहब को मानती है? क्या उनका सम्मान करती है? क्या आप बाबा साहब को मानते हो या उनका सम्मान करते हो? दोनों से सवाल है, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अब मैं जवाब देती हूँ, ना तो आप बाबा साहब को मानती है और ना ही आप बाबा साहब को मानते हैं, क्योंकि साथियों बाबा साहब ने संविधान में हमें पहला ही अधिकार दिया, समानता का अधिकार। लेकिन क्या यह समानता है? क्या यह समानता है? एक तरफ मेरे पुरुष साथी इतने स्वतंत्र रूप से बैठते हैं, लेकिन वही मेरी जब महिला जाति की बात आती है तो 9 फुट का घूंघट उसका निकला नजर आता है। तो क्या यह रूढ़िवाद नहीं है? क्या यह रूढ़िवाद नहीं है? और अक्सर जो बुजुर्ग लोग हैं, बुरा मत मानिएगा, जब बात महिलाओं की आजादी की चल रही है, परंपराओं की चल रही है और सामाजिक आंदोलन की चल रही है, तो मुझे बोलना जरूर पड़ेगा। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर की बहू है, घूंघट करेगी तो उससे इज्जत बढ़ेगी। और घूंघट को हम किसका प्रतीक कहते हैं? इज्जत का प्रतीक। अब एक बात बताइए, क्या सिर्फ खाली महिलाओं के घूंघट करने से घर की इज्जत बढ़ेगी? साथियों, अगर इज्जत बढ़ाने की बात है ना, और आप लोग समानता का अधिकार स्थापित करना चाहते हैं, तो जिस तरह से मेरी महिला जाति शादी के बाद ससुराल में घूंघट करके रहती है ना, जब भी आप ससुराल जाओ, महिलाओं से कह रही हूं ध्यान रखना, अगर ये आपका घूंघट नहीं उगड़वाते और ये आपके मायके जाते तो घूंघट करा के इनको ले जाना, तब पता चलेगा इनको। क्या इस बदलाव के लिए तैयार हैं आप? देखिए महिलाएं तैयार है, जोरदार तालियां। देखिए क्रांति कभी भी बाहर से शुरू नहीं होती, हमें अपने घर से शुरू करनी पड़ेगी। और एक बात और यहाँ पर मैं समझाना चाहूंगी, जब हम अपने बेटे के लिए बहू को देखने जाते हैं, बीननी बोलते हैं शायद यहाँ पर, तो सबसे पहले कौन देखने आता है? आपको खुद बताएं महिला जा, कौन आता है आपको देखने? ससुर, जेठ, शायद सास भी आती होगी, नहीं, चलिए ससुर आता है, जेठ आता है, ये घर में सबसे बड़े हैं। अब शादी के बाद आप किससे घूंघट करती हैं? जेठ से, ससुर से, और किसी से तो नहीं करती। अब एक बात और बताइए कि जब शादी से पहले आपके ससुर ने, आपके जेठ ने आपको देख लिया, तो अब ऐसी कौन सी इज्जत रह गई कि शादी के बाद आपको घूंघट कराते हैं? आप खुद सोचिएगा, मैं सवाल छोड़ूंगी, चिंतन आप कीजिएगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, हम चिंतन मनन करना हमें आना चाहिए। और एक बात और, जिस तरह से मैंने कहा कि महिला अपने हक अधिकारों के लिए जानती ही नहीं है, पुरुष साथी आपको अधिकार देना जानता है, लेकिन आप अधिकार लेना नहीं जानती। और एक चीज और देखिएगा, जब आप शादी के बाद अपनी ससुराल में आती हैं तो थोड़ा सा फर्क आता है, ध्यान से समझिएगा। जब आप अपने मायके में एक पिता को छोड़ के आती हैं तो आपको पिता के रूप में एक ससुर मिलता है। जब आप अपने बड़े भाई को मायके में छोड़ के आती है तो जेठ के रूप में आपको एक बड़ा भाई मिलता है। जब आप मायके में अपने छोटे भाई को छोड़ के आती है तो ससुराल में आपको देवर के रूप में एक छोटा भाई मिलता है। जब आप अपने मायके में बहन को छोड़ के आती हैं तो ननद के रूप में आपको एक बहन मिलती है। और जब आप मायके में अपनी माँ को छोड़ के आती है तो ससुराल में आपको माँ के रूप में एक प्यारी सी सास मिलती है। लेकिन हम इन रिश्तों को समझते नहीं है। हम आज भी कहीं ना कहीं बहू और सास के रिश्ते में बंधे नजर आते हैं, बहू और ससुर के रिश्ते में बंधे नजर आते हैं। क्या कभी शादी से पहले कोई बेटी अपने बाप से घूंघट करती है? करती है? नहीं करती ना। जब आपके बेटे की बहू आपके घर में आई है तो आपकी बेटी हुई ना, फिर घूंघट किस लिए?
इस बात का जवाब दे दीजिए मुझे, और आप भी। और घूंघट कौन करता है? अक्सर हमने देखा है कि जब पुलिस चोरों को पकड़ कर लेके जाती है तो उनके मुंह पर नकाब डाल दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया होता है। अब ये खुद मेरी महिला जाति बताए, क्या आप बदसूरत हैं? क्या आपने कोई गलत काम किया है जिससे कि आपको मुंह छुपाना पड़े? बताइए मुझे। और एक बात और, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर लीजिएगा, कितने पुरुष साथी हैं जो आज ये संकल्प लेते हैं कि आज के बाद अपने घर की बहुओं से घूंघट नहीं कराएंगे? एक बार हाथ खड़े कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5। एक कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। माफी चाहूंगी, अन्यथा ना ले। तो देखिए, पुरुष तैयार है। मैंने कहा ना, आप लोग परिवर्तन नहीं चाहते, मेरे पुरुष भाई परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए तुरंत से हाथ खड़ा कर दिया। अब मैं आती हूं दूसरी बात पर। साल में बहुत सारे तीज त्योहार व्रत आते हैं, और उसमें से एक व्रत आता है जिसको हम बोलते हैं करवा चौथ का व्रत। क्यों रखती है महिलाएं? खुद बताएं मुझे, कोई भी बता दे। पति की लंबी उम्र के लिए। सुनाई देगी आपको? किस लिए रखती है? पति की लंबी उम्र के लिए। अब आप अपने पतियों से पूछो कि आपकी लंबी उम्र के लिए ये कौन सा व्रत करते हैं? क्या आप कोई व्रत करते हो? अब इसका मतलब क्या समझे? कि आप जल्दी से निकले और ये दूसरी ले आए। इसका तो मतलब यही हुआ ना। देखिए, खाली मात्र एक दिन भूखा रहने से पतियों की लंबी उम्र नहीं होगी। अगर एक दिन भूखा रहने से या करवा चौथ का व्रत करने से आपके पतियों की लंबी उम्र हो जाती ना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ, भारत देश में विभिन्न धर्मों की महिलाएं रहती हैं, चाहे मैं मुसलमानों की बात करूं, सिखों की बात करूं, बौद्धों की बात करूं, जैनों की बात करूं, वो कोई भी महिला इस तरह के व्रत नहीं रखती, लेकिन उनके पति तब भी जिंदा रहते हैं। और एक चीज और, जब शाम का आप करवा चौथ का व्रत खोलती हैं तो छन्नी में से किसको देखती हैं? आप बताएं, किसको देखती है? किसको? आवाज नहीं आई आपकी? चांद को। अब एक बात और बताइए, मैं महिलाओं से पूछ रही हूं, जब बचपन में आपका बच्चा रोता है तो आप फिर बड़े घर से क्या कहते हैं कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया? क्या बोलती है? कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। लेकिन जब करवा चौथ जैसी रूढ़िवादी परंपराएं आती हैं तो आप उसी चांद को, उसी भाई को पति के रूप में छन्नी में से देखती हैं। तो कैसा दोहरा मापदंड? कैसा दोहरा मापदंड? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी? क्या इसी दिन के लिए दी कि आप पाखंडवाद, रूढ़िवाद में उलझकर अपने जो धन संपदा है, जो आपके पुरुष कमा के लाते हैं, उसको लुटाने का काम करती हैं? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी दी? मुझे दुख होता है कि आप पढ़े लिखे समझदार हैं, आज विज्ञान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी हम लकीर के फकीर बने हुए हैं। कभी सोचते नहीं है, कभी चिंतन मनन नहीं करते हैं। और मेरी बहनों, अगर आपको अपने पतियों की लंबी उम्र चाहिए ना, तो सबसे पहले उनसे दारू छुड़वा दीजिए, उनसे बीड़ी छुड़वा दीजिए, जितने भी नशे का सेवन करते हैं वो छुड़वा दीजिए, और सही समय पर उनको अच्छा खाना खिलाइए, उनकी सेहत का ख्याल कीजिए, और सही समय पर उनको पौष्टिक आहार देकर काम कीजिए। तब देखना आपके पतियों की लंबी उम्र कितनी बढ़ती है। और एक चीज और बताऊंगी, मैं शादीशुदा हूँ, 15 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन आज तक मैंने कोई भी तीज त्योहार किसी भी तरह का उपवास नहीं रखा। मेरे पति खड़े एडवोकेट जय भीम प्रकाश, आज तक बुखार नहीं होता, मरने की तो बात बहुत दूर है। तो देखिए, मैं भी महिला हूं, लेकिन मैंने इन चीजों को समझा। और एक चीज और देखिए, साल में बहुत सारे त्योहार आते हैं। अभी भाई साहब जिस तरह से बड़े अच्छे तरीके से समझाया उन्होंने कि हम जितने भी ये पाखंडवाद है इनको मनाना छोड़ दे, क्योंकि साल में कम से कम 10-12 त्योहार ऐसे आते हैं जिन पे कि आप अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई को लुटाकर आग लगाने का काम करते हैं। अगर वही पैसा बचाकर आप अपने बच्चे की पढ़ाई पर लगाओ, तो मैं गारंटी से कहती हूँ आज कि आपके बच्चे आने वाले समय में इस देश के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे, यहाँ तक इस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन एक बार छोड़कर देखें इन परंपराओं को। इन परंपराओं से कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ डराया जाता है, हमें घुमाया जाता है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा।
तो मेरी मातृशक्ति जागिए। क्योंकि महिलाओं की बात करें इसलिए मैं ज्यादातर फोकस मेरा महिलाओं पर है। आप सबने स्कूल में एक मुहावरा पढ़ा होगा, चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। पुरुष साथियों से पूछूंगी इस मुहावरे का अर्थ क्या है, कोई भी बताए। चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। कोई भी पढ़े लिखे हैं, टीचर हो, प्रोफेसर हो, कॉलेज भी जाते हो, स्टूडेंट्स भी हैं स्कूल के, कोई भी बताए कि चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नहीं, मैं तो आप लोगों से पूछूंगी, कोई बताएगा? महिलाएं बताएं। देखता जब आपकी बुद्धि का हो रहा है इम्तिहान। चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ, ये मुहावरा किस चीज का प्रतीक है? नहीं पहनी हुई हाथ खड़े करना, एक बार हाथ खड़े करो। महिलाएं देखो, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, आप कह रहे हो चूड़ियां नहीं पहनती। चूड़ियां किस चीज का प्रतीक है? अब बताती हूं मैं। ना तो पुरुष भाइयों ने बताया, ना मेरी महिला बहनों ने बताया। जब आपके पड़ोस में कोई लड़ाई झगड़ा होता है और जब आप उस झगड़े में हार जाते हो, आपके पुरुष वगैरह, तो ये महिलाएं कहती हैं, क्या कहती है? तुम्हारे बस के कुछ नहीं है, घर में जाओ और चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। तो चूड़ियां किस चीज का प्रतीक हुई? कमजोरी का। अब आप महिलाएं मुझे बताएं, क्या आप कमजोर हैं? क्या आप बुज़दिल हैं? क्या आप डरपोक हैं? फिर क्यों ये चूड़ियां? क्यों ये चूड़ियां? सिर्फ इसलिए कि शादी हो गई है, शादी के बाद चूड़ियां पहनना कंपलसरी होता है। और एक बात और देखिए, जब एक लड़के की और एक लड़की की शादी होती है तो कितना बड़ा परिवर्तन आता है, आप खुद तुलना कीजिएगा। जब एक लड़के की शादी होती है और एक लड़की की शादी होती है तो लड़की को सर से लेकर पांव तक पूरी तरह से उन परंपराओं में लाद दिया जाता है, जैसे कि पैरों में बिछुए, पैरों में पायल, गले में मंगलसूत्र, माथे पे बिंदिया, मांग में सिंदूर और हाथों में चूड़ियां। लेकिन दूसरी तरफ मेरे पुरुष साथी को उठाकर देख लीजिए, सर से लेकर पांव तक उसके शरीर पे एक भी आभूषण ऐसा दिखाई नहीं देगा जिससे यह पता चले कि यह शादीशुदा है। सोचिएगा मैं क्या कह रही हूं। बातें शायद अटपटी लग रही होंगी, कुछ लोगों को क्रोध भी आ रहा होगा मेरी बातें सुनकर, लेकिन बात आपके मतलब की है। अच्छी लगे तो साथ ले जाना, बुरी लगे तो भले यहां छोड़ जाना। मुझ जैसी बहुत सारी नीलम आएंगी, मुझ जैसी नीलम आके बहुत आप महिलाओं को जगाने की बात करेंगी, पुरुषों को समझाने की बात करेंगी। अगर आप समझ जाते हो, सुधर जाते हो, तो अपना भला करोगे, नीलम का भला नहीं करोगे, क्योंकि नीलम अपना भला करना जानती है। नीलम के पास आज परम पूज्य बाबा साहब का संविधान है, जिसके कारण वो अपने सारे हक अधिकार लेना जानती है सम्मान के साथ में। और एक चीज और, अब मैं पुरुष भाइयों पर आती हूं। कितने साथी ऐसे हैं जो अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़े करना, क्योंकि तीखे सवाल बहुत आएंगे। देखो डर के मारे कर ही नहीं रहे, डरिएगा मत। चलिए जोरदार इन लोगों के लिए तालियां बजा दीजिए। अगर आज मैं अंबेडकरवादी की परिभाषा को डिफाइन करूं तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आज हम अंबेडकरवादी हो गए हैं, जय भीम के बड़े बड़े नारे लगा लेते हैं, बड़े बड़े मंच लगा लेते हैं, गले में नीला पटका पहन लेते हैं, मूंछों पे ताव लगा लेते हैं। क्या ये अंबेडकरवादी होने की निशानी है? क्या ये अंबेडकरवादी होने की निशानी है? साथियों, हम अंबेडकरवादी हो सकते हैं, लेकिन हमें अंबेडकरवादी नहीं बल्कि हमें बाबा साहब का अनुयायी बनना है। और अनुयायी का मतलब होता है बाबा साहब की विचारधारा पे चलकर उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम जो करता है उसे अनुयायी कहते हैं, उसे अनुयायी कहते हैं। लेकिन आज हम भेड़ चाल चले जा रहे हैं, फैशन चल गया है, नीले पटके गले में डाल लिए, जय भीम के नारे लगा लिए, हुड़दंगबाजी कर ली। लेकिन मैं उन युवाओं से भी कहना चाहूंगी कि जो आज भौतिकवाद की चकाचौंध में मिशन मूवमेंट को तो समझते नहीं है, सिर्फ खाली हुल्लड़बाजी करने का काम करते हैं, और उसके बाद होता क्या है, आप सलाखों के पीछे सड़ने का काम करते हो, आपका परिवार परेशान होता है। आप आंदोलन में भाग लीजिए, अपने हक अधिकारों की लड़ाई लीजिए, लेकिन समझदारी से, अनुशासन से, क्योंकि हमें जोश के साथ में
होश भी रखना है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं कि जोश इतना भर लेते हैं और होश खो बैठते हैं। हमारे सामने भगत सिंह की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई है, उनके स्लोगन भी लिखे हुए हैं। आज हम क्या फैशन चल गया है कि हम पगड़ी बांध लेते हैं, टीका लगा लेते हैं और अपने आप को भगत सिंह का अनुयायी कहते हैं। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगी कि जिस तरह से हम परम पूज्य बाबा साहब के अनुयायी नहीं बन पाए, उसी तरह से हम भगत सिंह के भी अनुयायी नहीं बन पाए। हम भक्त तो बन गए हैं लेकिन अनुयायी नहीं बन पाए, क्योंकि अनुयायी बनने का मतलब है उनकी विचारधारा को पढ़कर उनके आगे बढ़ाने का काम करना। और जिस तरह से बात करी कि महिला सशक्तिकरण की, आज मेरी नारी जाति महिला सशक्तिकरण में कितनी अपनी प्रतिभागी निभा रही है। क्या वो राजनीतिक क्षेत्र में आती है? बताइए मुझे, आती है? आती है, लेकिन किसके बलबूते? पुरुष साथी के बलबूते। हमारी महिला रिजर्व सीटें होती है और अक्सर मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं जुड़ाव रखती हूँ राजनीति से। जब पुरुष सीट चलती है तो हमारे पुरुषों के बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर बैनर लग जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद सीट बदल गई है और सीट रोटेट होकर पुरुष से महिला हो गई है। कल तक जो आपके घर की महिला 6 फुट के घूंघट में रहती थी, आप एकदम से उसका घूंघट उखाड़ते हैं और बड़े बड़े पोस्टर और बैनर पे उसकी तस्वीर लगाने का काम करते हैं। क्या इस तरह से हम अपनी महिला जाति को सशक्त कर पाएंगे? क्या इस तरह से हम महिलाओं को राजनीति में भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित कर पाएंगे? साथियों, नहीं। और आपसे भी मैं कहना चाहूंगी, अगर आपको राजनीति में आना है, समाज के बीच में आना है या धर्म का काम करना है, तो अपने बलबूते काम कीजिए, किसी का सहारा मत लीजिए। क्योंकि जब जब आप सहारा लेंगे तो लाठी कभी भी टूट सकती है और कभी भी आप गिर सकते हो। इसलिए मेरी मातृशक्ति से अपील है कि समझदार बनो, जागरूक बनो और विज्ञान की तरफ बढ़ो। और साथियों, बहुत सारी बातें कहने को है, लेकिन मुझे सरदार शहर के लिए निकलना है, वहां पर भी एक कार्यक्रम है। बहुत लेट हो गई हूं और जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो यह है मेरे साथियों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूंगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।